लव योर बॉडी, ट्रीट योर बॉडी एज ए टेम्पल, नॉट एज ए डस्टबिन। मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति उसको कर सकता है। हर व्यक्ति मतलब कि जो भी थका हुआ इंसान है वो एकदम से रेकी से जो है वो एक्टिव हो जाएगा, एकदम तुरंत एक्टिव हो जाएगा, मतलब एक आधा घंटे के अंदर अंदर। ओके। इतनी पावरफुल हीलिंग एनर्जी है। तो घर में कोई भी गरम गरम तेल गिर गया, पानी गिर गया, तो आपको इमीडिएट जो है, अगर आप हाथ रख दो उस एरिया में, तो थोड़ी देर के बाद जब तक हीलिंग जा रही है, आधा घंटा जाएगी, मान लो पौना घंटा जाएगी, आप हाथ हटाओगे ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जला कहाँ यार करके। इससे आप दवाओं से बचोगे, डॉक्टरों से बचोगे, अननेसेसरी सर्जरी से बचोगे, बड़ी बड़ी बीमारियां खुद ठीक कर लोगे, परिवार में आप किसी को स्पर्श करके ठीक कर लोगे। अच्छा, और फिर रेकी सिर्फ इतनी नहीं है ना कि खाली सेल्फ फीलिंग अदर सीलिंग कर ली, इससे पेड़ पौधे भी अगर आपके सूख रहे हैं, अच्छा, तो पेड़ पौधे हरे भरे होने लग जाएंगे, इतनी जबरदस्त काम करती है। अच्छा जी। हाँ, ये सब कॉमन है। आप जाके रेकी एंड प्लांट्स करके डालोगे, सब आपको बहुत सारे अनुभव दिख जाएंगे। कैंसर नॉर्मल हो गया? कैंसर नॉर्मल हो गया और आज वो बिल्कुल आराम से जी रहा है। फिर मुझे अच्छा एवरेज देना है। तो फिर मैंने उस दिन चलाई गाड़ी मैंने। ओके। तो आप देखेंगे कि एवरेज जो मुझे 10-11 का एवरेज मिलता था वो 16.4 तक पहुंचा। मेरे पास पैसा नहीं या रिलेशनशिप खराब चल रहा है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि भाई इससे प्यार करो, सबसे अच्छे से रहो, पर वो थिंकिंग, वो नेगेटिविटी जो है वो हमें परेशान करती है। क्या करें इसका? लोग क्यों सफल होते हैं, असफल होते हैं, लोग क्यों दुखी होते हैं, क्यों लोग गरीब रहते हैं, अमीर बन जाते हैं, दुर्भाग्य किसको कहते हैं, सौभाग्य किसको कहते हैं, ये सब कौन करता है, किसको पड़ी है? हर आदमी को समझना चाहिए कि यूनिवर्स इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू, नोबडी इज होल्डिंग यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो ये हर आदमी को समझना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हे भगवान मुझको दे दे, तो ऊपर से भगवान कहता है तेरे में दम है तो ले ले। अगर हम क्या इसके थ्रू हम क्या ये पहचान सकते हैं किसी को भी देख के कि क्या उसके अंदर कुछ परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है, क्या ये हम आंक सकते हैं चेहरा देखते हैं? हाँ जी, देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में आने वाली बीमारियों के बारे में अगर हमें चेहरा देखते ही पता लग जाए और क्या क्या हमारी लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम जो आ रही है उसका हम कैसे निवारण करें, इसका एक साइंटिफिकली बहुत ही अच्छे से सर ने एक्सप्लेनेशन की है, डॉक्टर एनके शर्मा सर। जी हाँ, वो एक रेकी हील मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है और अपनी रेकी हील फाउंडेशन चलाते हैं, जिनके थ्रू उन्होंने कई लोगों को जो है रेकी सिखाई है। आज इसके थ्रू, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सबकी भी एक बहुत ही अच्छी हेल्प, एक बहुत अच्छी मदद होने वाली है। तो इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो से अभी से जुड़ जाओ, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पॉडकास्ट आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा मिलते हैं अपने आज के रिस्पेक्टेड गेस्ट से। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी। कैसे सर आप? बहुत परफेक्ट एकदम। सर सबसे पहले तो हमारी मतलब बहुत बहुत हमारे धन्य हो गए कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आपसे मैं ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, आप बहुत ही नॉलेजेबल है और आई थिंक आपके इंट्रोडक्शन की यहाँ तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए सर। वैसे मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन मेरी संस्था चलाता हूँ, जिसके अंदर हमारी जितनी भी जो परामानसिक क्षमताएं हैं, जो लोग जानते नहीं हैं, रेकी है, टेलीपैथी है, सबकॉन्शियस माइंड है और पास्ट लाइफ है, इंट्यूटिव पावर्स हैं, थर्ड आई है, सब ये ऑरा है, चक्रा है, तो मतलब जितने भी जो इनविजिबल साइंसेस हैं, तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ और वो लोगों को मैं सिखाता भी हूँ, और जिससे लोगों में ये जागृति आवे कि वो मामूली आदमी नहीं, वो ईश्वर तुल्य है करके, वो सब सर्वशक्ति संपन्न है, और वो फियर से बाहर निकल जाए इस तरह से। तो बेसिकली हम बस कई 30 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ उसका। और वैसे तो खैर ऐसे तो परिचय के बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे मैं वर्ल्ड वीगन विजन न्यूयॉर्क में है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, जो दिल्ली का जो चैप्टर है उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले मैं 20 साल नेचुरोपैथ रहा, हॉस्पिटल चलाता रहा और कैंसर पे काम करता रहा। अब करीब करीब 18,000 मरीजों पे कैंसर पे काम कर चुका हूँ। तो और न्यूट्रिशन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहा है, उसको खोद के पूरी तरह उसमें कई किताबें लिख दी है। मेरी कुछ किताबें बड़ी पॉपुलर है, जैसे मिल्क ए साइलेंट किलर, जो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है,
ओके। हाँ, वो बहुत वो आपने लिखी सर? हाँ, मैंने लिखी थी। वाह। वो 40 साल पहले लिखी थी मैंने, हम्म, 1986 में। हम्म, और फिर ग्रेन से कैसे ह्यूमन डिजेनरेशन स्टार्ट हुआ, ग्रेन ज़्यादा इस्तेमाल करने से। अच्छा। तो उसके ऊपर भी अनाज रोग कारक के नाम से किताब है मेरी। फिर प्राकृतिक आहार के चमत्कार, मतलब हम लोग रॉ फूड पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए कि हम्म, आदमी का ओरिजिनल फूड क्या है। हम्म, तो उसके ऊपर हमारे हॉस्पिटल में भी हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए कई सालों तक। तो और हम भी उसके ऊपर रहते हैं, इसलिए आज मेरे मेरे जीवन में और मेरे परिवार में बीमारी वर्ड जो है ना वो हमारे परिवार में नहीं है। अच्छा, पूरा मतलब परिवार हाँ, में? देखिए मैं खुद आज 75 ईयर्स की एज में हूँ। वाह। अब मेरे लिए डिजीज़ इम्पॉसिबल वर्ड है मेरे लिए। अच्छा। मैं यूँ कहता हूँ कि खुजली भी चाहिए तो मुझे पूछे बिना नहीं आती। क्यों वाह। मालूम है? शरीर को खुजली करने का कोई पर्सनल शौक नहीं है। वो कहते हैं कि आपको इंटरेस्ट है तो भाई साहब खुजली का सामान सप्लाई करो तो मैं कर दूँगी। नहीं तो मैं क्यों करूँ? यानी कि राइट। शरीर को छींकने का शौक नहीं है। वो कहती है आप मिर्ची फैला दो मैं भी छींकना शुरू कर दूँगी। हम्म, तो मतलब हर आदमी को समझना ज़रूरी है कि बॉडी है ना हमारी कोई बेवकूफ़ नहीं है कि बैठे-बैठाए बीमारियाँ पैदा कर दे। राइट। आपको ब्लड प्रेशर कमाना पड़ेगा, है हम्म, ना? कैंसर कमाना पड़ेगा, ओके। आपको हार्ट ब्लॉकेज कमाना पड़ेगा। हम्म, शरीर अपने आप नहीं जमा करता। तो हम्म, ये कैटरेक्ट कमाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे डर के नहीं जी रहा हूँ कि कल मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरे जॉइंट्स पेन हो जाएँगे, मैं असमर्थ हो जाऊँगा, मेरे मोतिया हो जाएगा, प्रोस्टेट हो जाएगा। ये सब शब्द ही नहीं है। मैं तो फल की तरह पककर संसार से जाऊँगा। वाह। हम्म, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर तो बीमार पड़ेगा नहीं, मैं कारण दूँगा तो पड़ जाएगा। हम्म, तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम यहाँ फल की तरफ पककर जाने के लिए आते हैं, सड़कर टूटकर हॉस्टलों में जाकर बोलते हैं ना अपना धन बर्बाद कर के मरने के लिए नहीं आते हम लोग। राइट, सही कह रहे सर आप। तो ये चीज़ें बस। और मेरा परिवार में किसी को वैक्सीनेशन नहीं आज तक। किसी ने आज तक दवा नहीं खाई लाइफ में। अच्छा। कभी किसी ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी आज तक। अरे सब वाह। 45 साल के बच्चे हैं मेरे। अच्छा। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हाई डिज़ीज़? हम्म, क्यों बीमारी? बीमारी कमानी पड़ती है भाई। आप कारण दोगे तो शरीर में ज़रूर आ जाएगी, नहीं दोगे तो नहीं आएगी। हम्म, तो बस यही संदेश लोगों को देना चाहता हूँ कि लव योर बॉडी, ट्रीट योर बॉडी एज़ ए टेंपल नॉट एज़ ए डस्टबिन। इस तरह राइट। से। तो हम भी ऐसे जीते हैं, ओके। इसलिए हमारे भी लाइफ में बस आनंद ही आनंद है। यूँ हम्म, समझ लें कि जी। इतनी उसकी बेनिफिट हम देखते हैं कि आज हमारे लिए थकना बहुत मुश्किल होता है। राइट। वी डोंट गेट टायर्ड क्योंकि इतनी एनर्जी रहती है, क्योंकि प्राणवान आहार खाते हैं अच्छा। इस तरह से। तो मतलब ये सिंपल से बस लाइफ को जी रहे होते हैं। हम्म, तो और रेकी हीलिंग फाउंडेशन जो है अब तक करीब 9 लाख के आसपास लोगों को ट्रेन कर चुकी है रेकी में। ओके। हमारे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि 30 साल हो गए और वर्ल्ड वाइड लाखों लोग हैं। हर बार हमारे जो ऑनलाइन कोर्स जब रेकी सिखाते हैं नॉर्मली हर 15 दिन में, तो उसमें करीब हज़ारों लोग साथ में जुड़ रहे होते हैं हमारे साथ। अच्छा। आप अगर यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो मेरी रेकी फर्स्ट लेवल पे आप जाके देखेंगे तो 4-4 लोग उसमें जुड़े हुए हैं एक साथ। इस तरह से उन्होंने इस तरह तो ऐसे काफ़ी लाखों लोग जुड़ चुके हैं इसके अंदर अब जो हैं। बस तो ये वेरी गुड। बस एक अवेकनिंग का कार्यक्रम है। पर्पज़ एक ही है कि लोगों में जागृति आवे और अपनी शक्तियों की पहचान करें, प्रकृति के नियम को समझें और जितने सदियों से अंधविश्वास, भ्रम और पाखंड चले आ रहे हैं, उनसे वो मुक्ति पाएँ और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन को जिएँ। और जो हमारा जो उद्देश्य है लाइफ का कि परम स्वास्थ्य मिले, परम समृद्धि मिले, परम आनंद मिले, तो वो नियम के गेम है भाई, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हो बस। आपने कहा ये नियम का गेम है। हाँ। पहले उस नियम का गेम समझने से पहले हाँ। सर मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आप ये जो सारे वर्क करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, वो रेकी हीलिंग के थ्रू करते हैं। हाँ, ये हाँ, हाँ, ये क्या चीज़ है सर? थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए रेकी में जब मैं एंटर किया मैंने, तो यूँ समझो कि मैंने एक सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर लिया, क्योंकि ये इनविजिबल एनर्जी से दिखती तो है नहीं। शुरुआत में मैं समझता था कि खान-पान और माइंड है और थोड़ा एनवायरनमेंट को ठीक रखो जी बस। और लेकिन सूक्ष्म स्तर पर ऐसी कोई शक्तियाँ भी होती है, ये कभी मुझे विश्वास नहीं था। अगर कोई कहता था कि हाथ से स्पर्श करके आप किसी को ठीक कर सकते हो, तो मैं उसको हँसी-मज़ाक की तरह कहता था कि तू कोई ऋषि-मुनि है, तू कोई योगी है, सिद्ध है जो तू ऐसा कर देगा, मान लो। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पहली बार पता चला स्टडी करने से कि एक आदमी इतनी सारी क्षमताएँ लेकर पैदा हुआ है, जिसको हम परामानसिक क्षमताएँ कहते हैं, कि अगर उन क्षमताओं को कोई भी व्यक्ति जान ले, जिसमें रेकी भी एक वन ऑफ द पावर है, तो ऐसे इतने सारे डिफरेंट पावर्स हैं जो नेचुरल गिफ्टेड है। जैसे हमारे अंदर पंच इंद्रियां कहते हैं ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पंच इंद्रिय नॉर्मल इंद्रियां कहते हैं, उसी तरह हमारे अंदर अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं।
ओके। अतीन्द्रिय मीन्स एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। अच्छा। हाँ, सुपर सेंसरी परसेप्शन। ओके। तो वो हमारे अंदर जो है वो भी नेचुरल गिफ्टेड है। यानी कि जैसे टेलीपैथी नेचुरल गिफ्टेड है, इंट्यूशन हमारे अंदर नेचुरल गिफ्टेड है। थर्ड आई आपने देखा होगा, बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके किताबें पढ़ लेते थे, वो भी हमारे नेचुरल गिफ्टेड है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा नेचुरल गिफ्टेड है। पूर्व जन्म में भविष्य में जाना, हमारी चेतना बाहर निकल के एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर लेना, वो भी एक नेचुरल गिफ्ट है। हर आदमी कर सकता है उसको। यानी कि मैं जो बातें बता रहा हूँ ना, वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति उसको कर सकता है। हर व्यक्ति क्योंकि वो आप जैसे हर व्यक्ति आंख से देख सकता है, कान से सुन सकता है, उसी तरह हर व्यक्ति रेकी कर सकता है, क्योंकि वो नेचुरल पावर है हर उसकी। और हर व्यक्ति टेलीपैथी कर सकता है, हर व्यक्ति इंट्यूशन है। तो हर व्यक्ति में चक्र है, हर व्यक्ति में आभा मंडल है, हर व्यक्ति में जो है कुंडलिनी बैठी हुई है, हर व्यक्ति में बुद्ध महावीर बनने की क्षमता है, हर व्यक्ति में सेल्फ फीलिंग पावर है। तो मतलब मैं जो शक्ति की चर्चा कर रहा हूँ ना, वो उस तरह की सिद्धियों की बातें नहीं कर रहा हूँ, हवा में उड़ सकते हो कि पानी पे चल सकते हो, मैं उसकी बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये इतनी सारी जो नेचुरल क्षमताएं हैं, उसमें एक रेकी वन ऑफ द पावर है। ओके। कि आज आपके हाथों में स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की ताकत है। लेकिन किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरे हाथ जगन्नाथ है, यानी कि मेरे हाथ हीलिंग हैंड्स हैं अपने आप में। तो मैं भी जब पहली बार इस विद्या के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो फिर मुझे लगा कि इतनी बड़ी महाशक्ति जिसको हम यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी कहते हैं, तो ये प्रैक्टिकली जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है। Okay. जैसे आप रात को सोकर सुबह उठते हो, तो आप कहाँ से एनर्जी कमाई? आपने यूनिवर्स से तो ली ना, क्योंकि आपने तो कोई 2 पिन प्लग थोड़ी लगाया कि यहाँ से चार्ज हो गए। राइट। आप तो सुबह उठे तो लगा कि मैं चार्ज हो गया, फ्रेश हो गया। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? ये हमारे आभा मंडल चक्र जो है, हमारे सूक्ष्म केंद्र हैं, यहाँ से हम सक करते हैं एनर्जी यूनिवर्स से। ठीक है। तो रेकी में भी क्या होता है, हम यूनिवर्सल एनर्जी को हमारी बॉडी में चैनलाइज करते हैं और हमारे हाथों से हम उसको ट्रांसफर करते हैं। ओके। तो ये एनर्जी जो है एक छोटे से मेडिटेशन के प्रयोग से हम उसको सक्रिय कर देते हैं और उसको मतलब एक क्रिया करवाते हैं कुछ लोगों को, एक्सरसाइज। उसके बाद में उनके हाथों में एनर्जी एक्टिवेशन हो जाती है। आप थोड़ा सा हमें बताना चाहिए जो हमारे दर्शक आज के देख रहे हैं, हाँ जी, कि क्या वो घर बैठे बैठे ऐसा करे कि वो भी को रेकी एक्टिव कर सके अपने अंदर से? देखिए इसमें क्या होता है कि जनरली इसमें एक 15 मिनट का हम लोग एक ध्यान करवाते हैं, एक्चुअली उसमें मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन होता है और कुछ क्रियाएं भी करवाते हैं। तो उसके बाद उनके हाथों में रेकी एक्टिवेशन होती है। ठीक है ना। तो रेकी जो है ऐसी जीवनी शक्ति है कि एक बार आपका हाथ एक्टिव हो गया, फिर आप कहीं पर भी टच करोगे ना, तो आपके हाथों से अपने आप एनर्जी का फ्लो निकलना शुरू हो जाएगा। पर कब निकलेगा? अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको तकलीफें, आपको दर्द है, तो ही एनर्जी का फ्लो आपके हाथों से निकलेगा। ओके। अगर आपके मान लीजिए सर में दर्द नहीं है और मैंने हाथ रखा, तो हाथों से कुछ कोई फीलिंग फर्क नहीं होगी। तो आप जब किसी की तकलीफ वाले स्थान पर हाथ रखते हो ना, तो आपको प्रैक्टिकली ऐसा फील होता है जैसे कोई मैग्नेटिक एनर्जी, कोई पुल ऐसे मेरे हाथों से होती जा रही है, और वो मेरे, और जितनी देर जानी है 2 मिनट 10 मिनट जाके ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अच्छा। यानी कि ये इसको सेल्फ इंटेलेक्चुअल एनर्जी कहते हैं, जिसमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें तो खाली टच करके बैठ जाना है। अगर उसको 5 मिनट चाहिए तो 5 मिनट लेगा, 10 मिनट चाहिए 10 मिनट लेगा, 15-20 मिनट चाहिए तो 15-20 मिनट ले लेगा। तो ऐसे एनर्जी जो है नेचुरली फ्लो होती है, तो उससे हमें एक प्रकार से बॉडी की स्कैनिंग हो जाती है। कैसे मालूम है कि आप अगर एक बड़ी बीमारी में सफ़र कर रहे हैं और मैं अगर आपके एक एक ऑर्गन पे हाथ रखूं और वहाँ मुझे लगता है एक 15-20 सेकंड के बाद कि यार यहाँ तो कोई ड्रॉ नहीं हो रही एनर्जी, तो मैं समझ जाऊँगा कि इसमें इस अंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ मेरे हाथ ने एनर्जी ड्रॉ की, अगर किसी ने 5 मिनट की तो उसका उतना बड़ा प्रॉब्लम है, और किसी ने 15 मिनट की तो उसका थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो अंग में इसको प्रॉब्लम है वो मेरे हाथों से पता चल जाएगा। ओके। आपने अगर एक बार किसी को फुल बॉडी रेकी कर दी, अलग अलग अंगों पे हाथ रख के, तो आप मान लीजिए जैसे उसने बताया नहीं कि मुझे घुटने में दर्द है, सब ठीक है। लेकिन अगर आपने हीलिंग करते वक्त उसके घुटनों पे हाथ रखा, तो आपके घुटनों और उसमें एनर्जी जा रही थी, तो आप कह दोगे कि भैया आपके इस घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग जा रही थी। अच्छा, आपको फील होगा? हाँ, फील होगा, क्योंकि आपको एक घुटने में तो गई नहीं, एक घुटने में बड़ी चली गई। तो इस तरह से क्या होता है कि रेकी में जब आप बॉडी में किसी की हीलिंग करते हो और अपनी खुद की भी करते हो, चाहे आप अपनी भी करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेरे लीवर पे हाथ रखा तो बहुत ज़्यादा जा रही थी, मान लो ऐसे। तो अलग अलग एरिया में आपकी भी एनर्जी जा रही होती है, सेल्फ हीलिंग करो कि अदर्स हीलिंग करो, ठीक है ना, इस तरह से। तो रेकी में ये सबसे बड़ी खूबी है। और जहाँ ऊर्जा जा रही है, तो बॉडी बीमार क्यों पड़ी? क्योंकि ऊर्जा कम हो गई थी, वाइटल फोर्स लो हो गया था।
Right. ठीक हो। अब आप जैसे ही ऊर्जा देते हो तो मेरी पहले 100 वोल्टेज थी तो मेरा अब 150-200 वोल्टेज बढ़ गया, मेरा Right. 300 वोल्टेज बढ़ गया। तो रेगुलर देते देते मेरी वोल्टेज फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और फिर मेरे सारे बॉडी के फंक्शन जो कमज़ोर काम कर रहे थे, यानी कि अब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा था, डाइजेशन स्लो हो रहा था, एलिमिनेशन स्लो हो रहा था, सर्कुलेशन स्लो हो रहा था मेरा, और रीजनरेशन मेरा स्लो हो रहा था। तो रेकी देते हैं ना, वो उसके अंदर तुरंत वो सब चेंजेस आने लग जाते हैं। Okay. क्योंकि बॉडी जीवनी शक्ति के लिए इंतजार करती है। हालांकि ये जीवनी शक्ति कमाने के लिए, देखिए, हम कहते हैं कि बीमार हो गया तो हम क्या कहते हैं? रेस्ट। हाँ, रेस्ट का बिल्कुल। मतलब क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ योर एनर्जी। ओके। वो बोलते हैं ना, भैया 10 दिन थोड़ा रेस्ट करना तो अब आप ही ठीक हो जाओगे। तो ठीक कैसे हो जाएंगे? क्योंकि वो धीरे धीरे वो एनर्जी सक करेगी और आपकी बॉडी जो है फिर एक नेचुरल वे में जो रीजनरेशन करना है। तो अब इसमें फ़र्क क्या मैं बताऊँ मालूम है? जी। मान लीजिए एक आदमी की सर्जरी हुई, तो डॉक्टर कहता है भाई आपको तो भैया 15-20 दिन तक आपको है ना हॉस्पिटल लेटे रहना पड़ेगा। राइट। लेकिन अगर वो रेकी करता है तो शायद 3-4 दिन। ओके। इतना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। तो अभी मान लीजिए मैं थक के आ गया, दिन भर मैंने काम किया, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है। ओके। लेकिन अगर आपको कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा रेकी कर दे तो आप दोबारा 5-6 घंटे काम करने लायक हो जाओगे। ये रेकी का कमाल है। अच्छा। इवन अगर आप जानते हैं, रेकी जानते हैं आप, तो आप घर आप आके वापस अपने आप को फिर से दोबारा आपने बैठे बैठे, और कोई मेहनत तो है नहीं, अपने आप को स्पर्श ही करना होता है, टच ही करना होता है। तो टच करने से आप महसूस करोगे कि यार मैं अभी तो थका हुआ महसूस कर रहा था, अब अचानक मुझे लगता है कि मैं और कुछ कर सकता हूँ। मतलब कि जो भी थका हुआ इंसान है वो एकदम से रेकी से जो है वो एक्टिव हो जाएगा। एकदम तुरंत एक्टिव हो जाएगा, मतलब एक आधा घंटे के अंदर अंदर। ओके। इतनी पावरफुल हीलिंग एनर्जी है ये। तो आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इतनी बड़ी हीलिंग एनर्जी कि जो एक मुर्दे को भी नव प्राण दे दे, ऐसी एनर्जी है, समझ लो। तो कोई भी देखिए, आज कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है किसी को भी, तो उसमें जल्दी रिकवरी की संभावना करने, मतलब लोग चाहत करते हैं कि भाई जल्दी रिकवर करें। तो अगर रेकी उसके साथ जुड़ जाएं तो फिर वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। देखिए, इसके ऊपर जो है ना, भारत में अभी इतना प्रयोग नहीं हुआ। आप अगर गूगल में जाके सर्च करोगे ना, मेडिकल एंड सर्जरी, रेकी एंड सर्जरी, रेकी एंड रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, रेकी, तो आप देखो, या रेकी इन हॉस्पिटल्स, तो आप देखोगे 900 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में पूरे वर्ल्ड में आज रेकी यूज़ हो रही है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, और सर्जरी में फास्टेस्ट रिजल्ट लेकर आती है और स्ट्रेस को बहुत जल्दी ख़त्म करती है, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। ये सब रिसर्चेस आ चुकी है, मतलब ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि आज, और हम लोग भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी हमारे वो क्या बोलते हैं डायरेक्टर के साथ मीटिंग चली रही है। तो वहाँ पर भी कभी भी ये विंग शुरू हो सकता है। अच्छा, रेकी रेकी का, हाँ, वहाँ पे, हाँ। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो है रेकी अब जो है काफ़ी बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट हो रही है, और हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। क्यों मालूम है? आज इमीडिएटली अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो हार्ट अटैक में मरता क्यों है? क्योंकि उसका जो बैटरी का बैकअप है वो कमज़ोर है। तो इसलिए वो चला जाता है, जब तक हॉस्पिटल जाता है जब तक वो इतनी एनर्जी बचती नहीं है। देखो, लेकिन अगर उसको इमीडिएट एनर्जी मिल जाए, तो जैसे मेरा मोबाइल तो बुझने जा रहा था, लेकिन मैंने तुरंत चार्जर में डाला और मेरा मोबाइल वापस एक्टिव हो गया। तो अगर आप घर में अगर एक सर्वेंट भी रेकी जानता है ना, चाहे अनपढ़ है तो उससे भी वो, अगर उसने तुरंत उसको रेकी कर दी, तो कम से कम उसको चार्जर मिल गया और संभावना है उसके वापस रिवाइव हो जाए वो इमीडिएटली। तो घर में कोई भी गरम तेल गिर गया, पानी गिर गया, तो आपको इमीडिएट जो है, अगर आप हाथ रख दो उस एरिया में, तो थोड़ी देर के बाद, जब तक हीलिंग जा रही है, आधा घंटा जाएगी, मान लो पौना घंटा जाएगी, आप हाथ हटाओगे ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जला कहाँ यार करके। अच्छा, इतनी वंडरफुल हीलिंग होती है। ये सब हम प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए बता रहा हूँ। या कोई कार के दरवाजे में हाथ आ गया तो आपको 8-10 दिन दर्द रहेगा भाई उसका, लेकिन अगर आपने रेकी कर दी उसी समय, आप मान लो घूमने गए और आपका हाथ आ गया, तो आप देखोगे 15-20 मिनट में पूरा आराम आ गया। अच्छा, तो मतलब इमीडिएट इंस्टेंट 24/7 अवेलेबल एनर्जी है ना, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं है ना। अभी रात को बच्चा आपका चिल्लाया, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे अस्थमा का अटैक आ गया, तो अब आपके पास तो मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास नहीं, दवाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मान लो, तो आप इमीडिएटली जैसे ही उसको रेकी करोगे ना, तो आपको लगेगा कि 15-20 मिनट के अंदर उसको आराम मिल गया। अच्छा, समझे ना? देखिए, अभी
रिसेंटली की बात है और अभी अभी चल ही रहा है वो मामला कि अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक बिजनेसमैन है, कोई उनके लिए बच्ची आई 35 साल की है। उसको है ना हिकअप्स कंटिन्यूअस आते जा रहे थे, वो बंद अच्छा। ही नहीं हो रहे थे। ओके। तो उसको इसी तरह हमने बस एक थोड़ी देर रेकी की, हम्म। उसके बाद वो हिकअप उसके अभी 3 दिन हो गए उसको नहीं आ रहे, फिर अच्छा। उसी समय बंद हो गए जो कई दिनों से चल रहे थे। हम्म। तो होता क्या है कि इंस्टेंट इमीडिएट जो है ना, देखिए ऐसा कभी समझ के ना चले कि हर थेरापी जो हर हीलिंग एनर्जी जो है हर चीज़ में काम करती है। हम्म। हर पैथी का अपना अपना योगदान होता है। आज खान पान का अपना योगदान है, एलोपैथी का अपना योगदान है, होम्योपैथी का, आयुर्वेद का अपना योगदान है। लेकिन आज इतनी नेचुरल जो एक अवेलेबल एनर्जी है, ये तो हर एक स्कूल में होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए। हर एक मतलब योगा टीचर को सीखना चाहिए, स्पिरिचुअल मास्टर को सीखना चाहिए। देखिए, क्या ये हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं है कि आज रेकी नाम तो जापानीज है, बिल्कुल। पर ये आई जापान से नहीं, बल्कि जापान से रीडिस्कवर होके इंडिया में आई वेस्टर्न कंट्री के थ्रू। लेकिन आज हमारे वेदों में आप जाके सर्च कर लीजिएगा, रेकी इन वेदा, आप ऐसा अच्छा। सर्च करोगे ना, ओके। तो हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में बिल्कुल क्लियर अक्षरों में मंत्र लिखे हुए हैं कि हे मानव, तेरे हाथ औषधि युक्त है, तेरे हाथ स्पर्श करने योग्य है, तो इन हाथों से स्पर्श करके लोगों को नव जीवन दे, नव प्राण दे। तो ऐसे करके इतने उसमें 5-7-10 तरह के मंत्र है। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग हज़ारों साल पहले थेरापी थी। पर ये एक बड़ा दुखद विषय है कि हमारे विद्याएं होकर ये इतने हज़ारों साल बीत गए, हमें भारत में आज तक किसी योगी ने, महात्मा ने, संत ने इसकी चर्चा तक भी नहीं की, हमें बताया तक भी नहीं। और ये तो शुक्र करो कि जापान के एक मंक ने, बुद्धिस्ट, तिब्बत से कहाँ गई, हमारे भारत से, बिहार से, जहाँ पे बहुत बौद्ध धर्म था, तो अच्छा। वहाँ से वो तिब्बत गई और तिब्बत से उन्होंने सूत्र मंगवाए। तो उन्होंने, वो भी चूँकि बुद्धिस्ट मंक थे, उन्होंने वहाँ मंगवा के इसको डेवलप किया। फिर वहाँ से वो वेस्टर्न कंट्री गई। अब वेस्टर्न कंट्री की खूबी क्या है कि अगर किसी चीज़ में दम है, ताकत है, अच्छी चीज़ है, तो वो तुरंत जो है ना उसको बाजार में एक साइंस की तरह कॉमन व्यक्ति के लिए उतार देंगे। अच्छा। वो दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे, घेरे गैप पाड़ी नहीं पहनेंगे, अपने आप को सिद्ध बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैंने ये देवता की सिद्धि प्राप्त करके की है। राइट। वो उनका नेचर नहीं है। तो दे आर वेरी ऑनेस्ट इन दिस मैनर। तो अगर भारत में ये बात होती ना, कोई एक संत महात्मा कोई टच करके ठीक कर रहा होता, तो कोई पूछता कैसे करते हो, सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि, दुर्गा की सिद्धि, मेरी फलानी सिद्धि। ओके। तो फिर लोग कहते हैं भैया छोड़ो, हम जैसे कॉमन लोग तो कर ही नहीं सकते। सही बात है। और भारत में आज तक ऐसा ही होता चला आ रहा है हम्म। कि आज टेलीपैथी करनी है तो नहीं, वो सब तुम जैसे लोग, ये तो हम जैसे बड़े बड़े सिद्ध लोग कर सकते हैं। तो ये जो भ्रम था ना सदियों से, रेकी में प्रवेश करने के बाद में जब मैंने सारे ऊर्जा के विज्ञान को समझा, तो मैं समझ गया कि मतलब मिस्ट्री जो है थी नहीं, इसके ऊपर क्रिएट कर दी गई और कॉमन आदमी तक इन विद्याओं को पहुंचने भी नहीं दिया गया। हालांकि देखिए, ईमानदार योगी, ईमानदार संत महात्मा भी बहुत आए हैं, जिन्होंने, मैंने पुराने जो ग्रंथ उठा के देखे ना, आप देखोगे मुंगेर की एक किताब, मुंगेर में जो योग का बहुत बड़ा संस्थान है। अच्छा। मुंगेर में, बिहार में। ओके। वहाँ पर, तो वहाँ की एक किताब है प्राण विद्या। ओके। तो प्राण ऊर्जा के ऊपर उन्होंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके। देखिए, तो भारत में है ऐसे। मैंने योगी रामचरक के नाम की किताब थी, उनकी किताब में मैंने अनुभव किया कि उसके अंदर लिखा हुआ कि अपने अंगों को इस तरह से स्पर्श करो और ये कल्पना करके ये विश करो और अफर्मेशन करो। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें उसमें दी हुई है। लेकिन बाद में जब मैंने भारत के, चूँकि मैं बचपन से ब्राह्मण परिवार से था, संस्कृत पढ़ा दी गई मुझे मार पीट के। अच्छा। तो उसके कारण वो आज काम आ रही है मेरे जी। तो मैंने देखा कि हमारे भारत में जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे षडंग न्यास करते हैं। अच्छा। षडंग न्यास का मतलब होता है कि आप अपनी आँखों के ऊपर हाथ रख के कहते हैं ओम नेतत्राय वौसठ, यानी कि आप आँखों पे हाथ रखते हैं, फिर ओम मैं वक्षाय नमः, ये मेरी छाती को आप ये करते हैं। तो आप है ना हर एक अंगों पे ओम करना है नमः, ऐसे। तो इस तरह से नमः का मतलब क्या, मैं तुझे नमन करता हूँ भाई, तुझे प्यार करता हूँ, तुझे रेस्पेक्ट देता हूँ, ये अफर्मेशन है। संस्कृत में बस फर्क इतना ही है। तो ऑलरेडी भारत के अंदर भी पूजा पाठ करने से पहले रेकी करो, ये मतलब ये तो अनजाने में इस तरह की विद्याएं चली, पर कभी ऊर्जा का विज्ञान है, ये स्पर्श, देखिए भारत उस समय स्पर्श चिकित्सा नाम था इसका। अच्छा। हाँ, लेकिन भारत में ये कभी विकसित नहीं हुई। अच्छा, आज भी मुझे हैरानी क्या होती है मालूम है, आज भारत में
आज लाखों बाबा है, लाखों संत महात्मा है, कितने आध्यात्मिक गुरु है, पर मैंने किसी के मुंह से आज तक कभी सुना नहीं कि ये लोग स्पर्श करके किसी को ठीक कर सकते हैं। नहीं। और हालांकि मैंने तो इसके ऊपर एक किताब लिखी है, क्योंकि मेरे अब समझो, अब लकीली बोलूँ या अनलकीली बोलूँ कि मैंने कम से कम 300 से ज़्यादा वृंदावन और हरिद्वार ऋषिकेश में संत महात्माओं के बीमारियों को उपचार किया है। अच्छा। वो मेरे पास आते भी रहे हैं, वाह। क्योंकि मेरा वो बड़ी बड़ी बीमारियों पे काम करने की इंटरेस्ट रही है। तो अधिकतर मैंने महात्माओं को कैंसर से जाते हुए देखा। तो मेरे सामने बड़ा क्वेश्चन था ये कि यार, एक सामान्य आदमी, बिजनेसमैन, एक वर्ल्डली आदमी बोलते हैं ना, संसारिक आदमी को कैंसर हो जाए तो कोई बात नहीं, क्यों, वो मेंटली टॉक्सिक रहा होगा, खाने पीने में टॉक्सिक रहा होगा, शराब सिगरेट पी ली होगी। पर यार, ये तो आध्यात्मिक लोग हैं भाई, इनको तो कोई न शादी की, न बच्चे हैं, न कोई धंधा पानी है, फिर इनको हुआ कैंसर हुआ कैसे? क्यों? कैंसर होने के लिए ना बहुत ज़बरदस्त बॉडी में टॉक्सिक कंडीशन चाहिए। ओके। मतलब जब तक भयंकर विषाक्तता ना होना, कैंसर बॉडी में कभी आता ही नहीं। अच्छा। तो मेरे सामने बस यही प्रश्न था कि अरे आया कैसे इस तरह से। तो इसीलिए फिर मैंने, क्योंकि अधिकतर जैसे मैं वृंदावन गया तो कई जो अलग अलग कल्ट के जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, साधु होते हैं, उनकी किडनी फेल है। अच्छा। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, कोई 50, 60, 70 में मर गया। तो मैंने कहा यार, ये लोग अगर दुनिया में पूरी आयु को नहीं जी पा रहे हैं इतना आध्यात्मिक प्रयोग करके, तो यार फिर सामान्य आदमी बेचारा, अगर मतलब इससे तो सामान्य आदमी गांवों में ज़्यादा बेटर है, जो 80-90 साल तक जी तो रहा है। राइट। तो मतलब मैं इस तरह की बातें सोचता हूँ, मतलब मैं तो इसीलिए क्या होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आज भी है ना, रेकी को लेकर किसी आध्यात्मिक गुरु को मैंने कभी बात करते हुए देखा नहीं है अभी भी। ये तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन समझो कि इट इज़ द ओनली, मतलब वर्ल्ड का अपने आप में लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अब तक 9 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब ट्रेन कर चुका है। और आज देखिए ना, आपके माध्यम से भी हम रेकी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो रेकी जो है घर घर पहुँचे, और मैं यूँ कहता हूँ हर रेकी घर घर रेकी, यानी कि हर घर रेकी पहुँचे। क्यों? इससे आप दवाओं से बचोगे, डॉक्टरों से बचोगे, अननेसेसरी सर्जरी से बचोगे, बड़ी बड़ी बीमारियाँ खुद ठीक कर लोगे, परिवार में आप किसी को स्पर्श करके ठीक कर लोगे। अच्छा, और फिर रेकी सिर्फ इतनी नहीं है ना कि खाली सेल्फ फीलिंग अदर सीलिंग कर ली, इससे पेड़ पौधे भी अगर आपके सूख रहे हैं, अच्छा, तो पेड़ पौधे हरे भरे होने लग जाएंगे, इतनी जबरदस्त काम करती है। अच्छा जी। हाँ, ओके। ये सब कॉमन है, आप जाके रेकी एंड प्लांट्स करके डालोगे, सब आपको बहुत सारे अनुभव दिख जाएंगे। और उससे भी बड़ा काम क्या होता है, रेकी फॉर एनिमल्स। आप अगर जानवर कोई घायल हो जाए जैसे, तो उनको अगर आप रेकी कर दो तो वो इतना प्यार से रिसीव करते हैं और बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। अच्छा। तो हमने तो हज़ारों जानवरों को मतलब हील किया है। मेरे यहाँ पे सेंटर पे जानवरों के लिए फ्री हीलिंग होती है। अच्छा। तो अभी हमारे यहाँ पे एक कॉलोनी में कोई एक कुत्ते को रेक्टम कैंसर था, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है मेरा हमारे, अच्छा। कि उसको एक महीना उसकी रेक्टम कैंसर की हमने हीलिंग की और वो आज उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कैंसर नॉर्मल हाँ, हो गया। कैंसर नॉर्मल हो गया और आज वो बिल्कुल आराम से जी रहा है। यानी कि उसको क्यों, उसको कौन इलाज करे, वो तो पड़ा हुआ था बेचारा कहीं। अच्छा, तो हमने लेकर आए तो पता चला कि वो कैंसरस ग्रोथ है उसकी। तो इस तरह से, तो क्योंकि वो काफ़ी ट्यूमर बढ़ता जा रहा था, कई दिनों से मैं देख रहा था। और इसी तरह एक कुत्ता है ना, बिल्कुल मुर्दा पड़ा हुआ था पार्क के अंदर, तो और ऐसे जैसे हाँफ रहा था, तड़प रहा था। तो हमने समझा कि शायद मरने वाला है, शायद ऐसा कुछ ने मार दिया होगा, कुछ किया होगा। तो फिर भी हमारे जो हीलर है ना, वो थोड़े दयावान है, तो उन्होंने कहा सर एक बार ट्राई तो करें इसके ऊपर। उठा के लाए, हीलिंग कर दी। 8 दिन के बाद वो बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ने लग गया। उसका हमने वो भी वीडियो डाला है हमने। अच्छा। तो कहने को तो है कि हम कई बार घूमने जाते हैं, हमें कई पक्षी नीचे, कबूतर, चिड़ियाँ मिल जाती है, तो पहले तो उठाते नहीं थे क्योंकि हमको जानते नहीं थे कुछ थे। आज हम उठा के लाते हैं, उनको रेकी करते हैं, तो वो वापस थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उड़ जाते हैं। अच्छा। तो रेकी जो है ना, हमें संवेदनशील बनाती है, दयावान बनाती है और जानवरों के प्रति प्रेम करना सिखाती है। ये सबसे बड़ी बात है। राइट। तो आज हम जानवरों को एक नया जीवन दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इससे भी ज़्यादा रेकी का जो मज़ेदार प्रभाव है, और आप सुनकर के आश्चर्यजनक महसूस करेंगे कि रेकी वर्क्स ऑन नॉन लिविंग। ओके। आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपकी दीवारें, आपका माइक, आपकी कोई भी चीज़, देखिए आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नॉन लिविंग पे वर्क करें। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ को तोड़ते जाओगे ना, तो अंत में आप अणु में, एटम में पहुंच जाओगे। राइट। ठीक है ना। बिल्कुल। और उस एटम के अंदर जो है ना, एक इतना
स्पीडली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस वाइब्रेशन को जब किसी ऋषि मुनि ने महसूस किया तो उन्होंने क्या कहा, कण कण में भगवान है, हर एक में राम रम रहा है। और इसी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा E=mc², कि भाई एवरीथिंग इज एनर्जी वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। राइट। तो और निकोला टेस्ला भी कहता है कि अगर जीवन के रहस्य जानने हैं आपको तो आप फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के रूप में ही जान सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या मालूम है, अगर हम किसी भी एटम के अंदर गहराई में जाए ना, तो आप अगर स्टडी क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन वेव्स, ओके, और कुछ नहीं है। तो आप जब अपने थॉट से आप किसी भी चीज को इंटेंशन से, भाव से उसको प्रोजेक्शन करते हुए आप जब कोई भाव उसको देते हो तो एक्चुअल में इसके एटॉमिक लेवल पर उसके वेव्स में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ओके। अगर इसके बारे में आपको साइंटिफिकली समझना है ना, तो आप जाके यूट्यूब पे 50 वीडियो मिल जाएंगे। डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट करके नाम है उसका, डबल स्प्लिट। अच्छा, डबल स्प्लिट उसका नाम है, जिसमें क्या होता है कि दो एटम जो जब वो अपने आप में जो है ना वो एक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन आपके देखते उनका एक्शन बदल जाता है। तो मतलब आपकी जो इंटेंशन है ना, वाइब्रेशन, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो वी हैव पावर टू इन्फ्लुएंस नॉन लिविंग। अब इसको इस एग्जांपल से समझें। भारत के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे इस ऋषि मुनियों ने जब इस भाव गहराई से समझा ना, तो हमें यहाँ पे उन्होंने हर चीज की पूजा करना सिखाया। अच्छा, मतलब देखिए, भारत के अलावा दुनिया में कहीं पर भी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया किसी और संप्रदाय में, धर्म में इतनी गहराई को किसी ने समझा आज तक। क्यों? अकेले भारत में आप देखोगे कि हम हर चीज को भगवान कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। यानी कि आज हम धरती माता कहते हैं, क्या कोई और कहता है कभी? नहीं। हम भारत माता बोलते हैं, कोई और बोलता है क्या? no. हम गंगा मैया बोलते हैं, हम यमुना मैया बोलते हैं ना, है ना। हम सर्प देवता कहते हैं, हम वृक्ष देवता कहते हैं, हम कहते हैं ना। तो आप जरा सोचिए कि हमने हर चीज में भगवान को, जल देवता, अग्नि देवता, यानी कि एवरीथिंग इज गॉड। हम यूं कहते हैं ना। तो जहां से भी हमारी हेल्प हो रही है वो गॉड, वो नहीं, जो भी हमें दे रहा है दुनिया में और जिसे जीवन चल रहा है, हम उनको देवता या देवी बोलते हैं, ठीक है। और दुनिया में कहीं पर ऐसा बोला नहीं गया जो भारत में बोला गया। तो इसका कारण क्या मालूम है कि देखिए, हम कहते हैं इनकी पूजा करो। अब जैसे हम कहते हैं, देखिए, आपने कभी सुना कि मशीनों की पूजा करो? हमारे यहाँ आयुध डे माना जाता है। आयुध, जो साउथ इंडिया में आयुध डे कहते हैं, और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में विश्वकर्मा डे कहते हैं। विश्वकर्मा डे, यस। विश्वकर्मा के दिन कंप्यूटर से लेकर, कार से लेकर, मशीनों की हर चीज की पूजा करते हैं। तो कोई दुनिया में करता है मशीनों की पूजा? वो पागलपन समझेगा। पर भारत ने इस विद्या को जाना। और आप भी कभी प्रयोग करना कि जैसे आपके पास एक कार है, मान लो, राइट। जनरली अगर आप कार को सारे दिन कोसते रहते हो ना, अली पता नहीं खटाला का, अली कंपनी बेकार है, तो पता नहीं कहाँ से ले ली कार मैंने, ये इसको बदलना चाहिए यार, आप देखना वो कार आपको तंग करने लगेगी धीरे धीरे। क्यों? आपके वाइब्रेशन उसको, हर एक एटम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब देखिए, मैं आपको है ना एक वो भेजूंगा, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है, कि मेरी मर्सिडीज कार है, जो एवरेज आप जानते हैं मर्सिडीज का 8, 9, 10, 11 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। राइट। मैं रोज अपनी जब कार में बैठता हूँ ना, तो मैं उसको प्रार्थना करता हूँ, यू आर सो नाइस, आई लव यू, आप मुझे हमेशा बड़े प्यार से ले जाती हो, हमेशा मेरा साथ देना और मुझे गलत किसी भी चीज़ों से बचाते रहना। अच्छा, ये भाव करता हूँ। राइट। यानी कि यूँ कह सकता हूँ, आई टॉक टू माई कार। ओके। तो लोगों को लगता है पागलपन है, नहीं, आई लव माई कार एंड आई सेंड माई ऑल फीलिंग्स टू माई कार। तो मैं उसको क्या कहता हूँ, और मैं ऐसे ही कई बार मजाक में कहता हूँ, देख तू बहुत ज़्यादा पेट्रोल का एवरेज देती है, मुझे ज़रा अच्छा एवरेज देना प्लीज़। अच्छा, ऐसे में उसको ऐसे बात करता हूँ मैं, अच्छा, प्लीज़ मुझे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मुझे अच्छा एवरेज देना। हाँ। तो फिर मैंने उस दिन चलाई गाड़ी मैंने, ओके, तो आप देखेंगे कि एवरेज जो मुझे 10-11 का एवरेज मिलता था, वो 16.4 तक पहुंच गया। अरे वाह। मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको मेरे मोबाइल में है उसका फोटो, ओके, फिर मैंने फोटोग्राफ खींची उसकी, ओके। तो कहने का मतलब क्या मालूम जब है? आपने बोला ऐसे, हाँ, तो देखिए आदमी क्या समझता है, ये नॉन लिविंग है, इनसे क्या बातें करना। अरे भाई, जरा तुम कॉमन सेंस से समझो कि एक कलाकार जब मूर्ति बनाता है तो हथौड़े मार रहा होता है, उसके दिमाग में नहीं कि भगवान है ये, है ना। राइट। वही मूर्ति बनकर व्यापारी के पास आती है तो वो उसके गोडाउन में हजारों शंकर गणपति भरे पड़े रहते हैं, है ना। वो किसके लिए? बेचने के लिए। उसके दिमाग में नहीं कि भगवान है।
बिल्कुल। वो कहता है 500 गणपति भेज देना भैया, हाँ, 500 शंकर भेज देना बस भैया। बस बस हाँ, बस और सही ये कहा। ये 500 शंकर है, ये हनुमान जी 200 रुपए के जी, तो उसके लिए तो वो भेजने की वस्तु है। राइट। लेकिन जैसे ही हम उसको मंदिर में लाते, मूर्ति को देखिए, जयपुर में गढ़ते वक्त तो वो मूर्ति व्यापार की थी, व्यापारी के लिए थी। लेकिन जैसे ही मंदिर में लाया और उसको आपने अच्छे भावों से उसको पूजा की, देखा, तो जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण देखिए, प्रतिष्ठा। ये प्राण प्रतिष्ठा वर्ड दुनिया में कहीं पर है क्या? नो। भारत में ही सिर्फ हम भारत लोग में ये ही यूज है। करते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जी। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? अरे भाई, हम अपनी श्रद्धा से, भाव से उस मूर्ति की तरफ देखेंगे और हम उसमें एनर्जी क्रिएट करेंगे, उसका नाम है प्राण। तो उसको प्राण देंगे। कितनी बड़ी मतलब हमारी समझ थी कि वी कैन क्रिएट गॉड इन एनीथिंग। हम जिसमें चाहे पैदा कर दें, हमारी मर्जी है, है ना। एक गोल पत्थर में हम शंकर मान के चल पड़ते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं। अगर देखिए, कभी भी आपने देखा होगा कि एक लेदर की चप्पल है ना, आप कभी भी अपने पूजा में नहीं लाओगे। हाँ, लेकिन अगर कोई कह दे कि ये आपके गुरुजी की चप्पल है, तो आएगी, तो आप लाके रख दोगे। और एक ऑर्डिनरी किताब, पुस्तक भंडार में जाके देखो, गुरु ग्रंथ पढ़ा हुआ है, गीता पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ लाके रखा और माथा झुका दिया, भगवान पैदा हो गया। यानी कि एक ऑर्डिनरी बेचने वाला पेपर जो 1000, 2, 5000 का होगा, 10,000 का होगा, राइट, और गुरुद्वारे में आते ही वो भगवान बन गया। क्योंकि अब जो आता है श्रद्धा से सर झुकाता है। तो इसका मतलब है कि वी आर ओरिजिनली गॉड क्रिएटर्स। ओके। क्योंकि वो हमारी मर्जी है ना, हम तो किसमें भी श्रद्धा से देख के भगवान पैदा कर लें। राइट। तो भारत में आपने देखा होगा ना कि अगर अकेले एक शहर में जाओ, कि राजस्थान चले जाओ, कि बिहार चले जाओ, तो गांव-गांव के अलग-अलग देवता है और वो लोग उसमें भगवान देख लेते हैं। जी। ये कितनी बड़ी अद्भुत बात है। राइट, सही बात है। कोई पीपल के वृक्ष में देख लेता है, कोई, और हर एक के नाम इतने अलग। राजस्थान में तो कम से कम मैंने 500 भगवान के नाम सुन लिए। वो गांव-गांव के दूसरे डिफरेंट भगवान है, कोई भी नाम भी नहीं सुना हमने। अच्छा। पर लोगों का भरोसा ना, दे कैन सही क्रिएट गॉड। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हर आदमी को समझना चाहिए कि यार, अगर मैं किसी चीज को श्रद्धा से देखकर भगवान पैदा कर सकता हूं, तो मैं तो किसी भी चीज में श्रद्धा पैदा कर लूं। तो पूजा क्या है? पूजा का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवान खुश होता है तुम्हारे पूजा करने से। पूजा का मतलब ये है एक कम्युनिकेशन ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, अच्छे भावों का आदान प्रदान। उससे क्या होता है, सामने वाली चीज आपके भावों से कंपित होकर उसकी ऊर्जा में विकास होता है। ओके। और जब हम मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें वो ऊर्जा महसूस होती है। हम कहते हैं यार, मंदिर में क्या ऊर्जा थी यार, क्या पॉजिटिविटी थी यार, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये सेम ऊर्जा है ना, आप जो आप मंदिर में क्रिएट करते हो, आप घर में नहीं क्रिएट करते हैं ना, इसलिए घर मंदिर नहीं बन पाता। मैं कहता हूं कि घर में क्रिएट करो। क्यों मालूम है? आप देखिए, आप 24 घंटे जो सामान यूज करते हो ना, अपने कपड़े, अपने पेन पेंसिल, अपने कार का दरवाजा बंद करते हो, तो आराम से बंद करो ना भाई। कोई सामान देते हो तो किसको आराम से दो ना। आपने घर में आए, चप्पल रास्ते में आई, आपने लात मार के कोने में कर दी। आप बाथरूम में गए, कोई बकेट या मग रास्ते में आया, आपने लात मार के कोने में कर दिया। आप प्यार से उठा के थोड़ी रखते हो जनरली, है ना। आप बाथरूम में तौलिया यूज किया, फिर उठा के सीधा ऐसे फेंक दिया। तो इस तरह से एक ह्यूमन नेचर है कि वो ऐसे मिसयूज, मतलब इस तरह से बिहेवियर करता है। तो आज के बाद है ना, अब यूं समझ कर के हर अणु अणु में, हर कण कण में ईश्वर है। और देखिए, ईश्वर कोई इस तरह से नहीं है कि कोई आदमी के रूप में है, वो एनर्जी के फॉर्म में है ना, ही इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, है ना। तो आप जब अपने भावों से उसके साथ एक कनेक्शन बनाते हो ना, तो आपके रुमाल में, आपके कपड़े में भी एनर्जी चेंज होने लग जाती है। तभी तो हम देखें ना, आपने कभी नोट किया होगा कि एक आप मंदिर जाने के लिए एक अलग सा कपड़ा रखते हैं, जिसको स्पिरिचुअल कपड़ा कहते हैं। उसकी अलग वाइब्रेशन होती है। और आप रेगुलर कपड़ा पहनते हो, उसकी अलग वाइब्रेशन होती है। क्यों? उसमें आप मंत्र जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसकी एनर्जी अलग होती है। इसलिए लोग पूजा का कपड़ा अलग रखते हैं। तो मतलब क्या होता है, वी आर द ओरिजिनली एनर्जी क्रिएटर्स। तो अगर आप इस तरह से अपने घर के हर सामान को, इवन ऑफिस के भी आप सामान को अगर आप ढंग से यूज़ करें, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को भी, तो आप देखोगे कि उसकी लाइफ वैल्यू है ना ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्यों? अल्टीमेटली कोई भी चीज़ खराब होती है लो एनर्जी से और अच्छी रहती है हाई एनर्जी से। सर, आई थिंक मैंने जो आपकी जितनी बात सुना, उससे मुझे लग रहा है कि आई थिंक सारी चीज़ों में एक एनर्जी है। हाँ। और उस एनर्जी का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, और उससे कनेक्शन बनाना चाहिए। एक्चुअल बात है बस जी। अच्छा सर, ये जो आपने अभी बताया, ये कनेक्शन बनाने के लिए, जैसे कि नेगेटिविटी इतनी है देश के अंदर, हमारे समाज में,
हमें क्या प्री रिक्वायरमेंट चाहिए, पहले क्या चाहिए कि हमें भी ऐसी थॉट, ऐसी थिंकिंग हमें आने लग जाए कि हम वो सब चीज़ें कर सके इनसे प्यार। फॉर एग्जांपल, मैं अब अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं या रिलेशनशिप खराब चल रहा है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि भाई इससे प्यार करो, सबसे अच्छे से रहो, बट वो थिंकिंग, वो नेगेटिविटी जो है वो हमें परेशान करती है। क्या करें इसका? देखिए क्या होता है कि सबसे पहली बात तो क्या है, देखिए ये हमारे एजुकेशन में है ना, ये सब जो जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता है, स्कूल कॉलेजों में ये सिखाया नहीं जाता कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड रेस्पेक्ट देम, ऐसे बोलते हैं ना। राइट। तो वो अब जैसे वेस्टर्न कंट्री में कहते हैं थैंक यू बोलो जी, सॉरी बोलो जी, ऐसे जो भी, तो वो चीज़ें बचपन से हमारे स्कूल का सब्जेक्ट होना चाहिए पहली बात, क्योंकि हम इग्नोरेंट है, हमें मालूम ही नहीं है कि एनर्जी क्या, साइंस क्या है। मान लो जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते हैं वैसे ये भी पढ़ाना चाहिए भाई, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं इसको, है ना, मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कहा कि इतनी नेगेटिविटी है, देखिए तो कैसे उसको ठीक करें। हर चीज का एक नियम है कि क्रिएट द ऑपोजिट फोर्स। ओके। अगर अंधकार महसूस हो रहा है तो आप प्रकाश पैदा करने के कारण ढूंढो। तो फिर प्रकाश जो है ना, आपको फिर अंधकार मिटाना नहीं पड़ेगा, नेगेटिविटी कभी निकालनी नहीं पड़ती, प्रकाश के पैदा होते ही अंधकार भाग जाता है। राइट। ये समझ लो। तो उसी नियम को हमेशा ध्यान में रखें, विपरीत की रचना, बस। समझे ना। अभी तो जैसे हमें गर्मी लग रही तो हम ठंडा उपचार करते हैं, ठंडी तो गर्म उपचार करते हैं, अपोजिट होता है ना ऐसे। तो अब आपने पूछा रिलेशनशिप खराब है, वेल्थ की प्रॉब्लम है, राइट। तो रेकी में जब मैंने कहा कि इस एनर्जी विज्ञान में मैंने प्रवेश किया ना, तो मुझे यूनिवर्सल लॉ को समझने का भी फिर मौका मिला कि हाउ दिस बॉडी इज वर्किंग, हाउ दिस थॉट आर वर्किंग, हाउ दिस एनर्जीज आर वर्किंग, विच लोग क्यों सफल होते हैं, असफल होते हैं, लोग क्यों दुखी होते हैं, क्यों लोग गरीब रहते हैं, अमीर बन जाते हैं, दुर्भाग्य किसको कहते हैं, सौभाग्य किसको कहते हैं, ये सब कौन करता है, ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं। तो एनर्जी साइंस को जब मैंने उसको समझने की कोशिश की ना, तो मुझे यूनिवर्सल लॉ समझ में आए और मुझे ये पता चला कि हम तो 10% विजिबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। कि जैसे अभी आप बैठे हैं, आप फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, आग में हाथ डालो हाथ जलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है हमें, है ना, ऐसे। तो ये तो विजिबल जो फोर्सेस है ना, वो तो 10% है। ओके। 90% तो हम इनविजिबल फोर्सेस से मेंटेन रहे। ओके। जैसे आपका भाग्य बन रहा है, आपको पता नहीं है कि आपका भाग्य बन रहा है। राइट, सही बात है। आपका भविष्य बन रहा है, किसको पता है कि आपका भविष्य कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, है? और हमारे जीवन में ऐसे संयोग बन रहे हैं, हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, हम तो हर चीज़ जो एक इनविजिबल लेवल पे चल रही है ना, उसका ज्ञान हमें स्कूल कॉलेज में नहीं मिल पाता। आप समझे ना। तो देखिए जब हमें ये सब ज्ञान नहीं मिलता ना, तो क्या होता है कि बीच के जो मीडिएटर है ना, पंडित, पुरोहित, मौलवी, तांत्रिक बाबा, इस जो भी आते हैं, जो थोड़े, देखिए ज्ञान तो कोई लिखता है एवरेस्ट पे बैठ के, और वो मतलब 10वीं मंजिल पे बैठ के, और वो किताब आ जाती 4थी मंजिल के आसपास, 4थी क्लास के पास, फिर वो अपने ढंग से इंटरप्रेट करता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बाबा या कोई तांत्रिक या कोई आध्यात्मिक गुरु गलत होते हैं। अब जिसकी जैसी लेवल है वो वैसा इंटरप्रिटेशन करेगा। तो फिर आप कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। और जनरली आदमी है ना, भाग्य, भगवान और ग्रह, इन तीनों को ही दोष देता है कि भाई इनके कारण सारी गड़बड़ है जी। राइट। तो इसलिए जब मैं इस विज्ञान में आया तो मुझे यूनिवर्सल लॉ समझ में आने लगे, और मुझे पता चला कि भाग्य का अर्थ इतना ही है कि अब तक जो तुमने कमाया, जाने अनजाने, होश बेहोशी में, उसका प्रतिफल। ओके। मतलब सो फार व्हाट एवर यू हैव अर्नड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, उसका रिजल्ट जो है वो भाग्य। ओके। और अब आप कहते हो जी नहीं जी, मेरा तो मैं तो ये, मुझे ऐसा वाला भाग्य नहीं चाहिए जी, अब मुझे तो भविष्य मेरा अच्छा चाहिए। तो अगर आप नहीं जाग के जी रहे हो ना, आप होश में नहीं हो ना, तो आप वही पुरानी हैबिट, पुराने इमोशन, सब कुछ पुराने एक्शन को यूज करोगे ना, तो सेम रिजल्ट विल बी देयर ना। तो अब नया कहाँ से पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप अंधकार में, बेहोशी में जी रहे हो, तो तुम्हारा भविष्य अनकंट्रोल्ड वही सेम परिणाम लेते हुए पैदा होगा। क्योंकि तुम उसमें चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आज आप जाग गए, आप मान लीजिए आपका एक घर है, आपने घर खोल के देखा कि भाई कांटे ही कांटे हैं, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, तो आपको लगा यार मेरा घर ऐसा क्यों, फूल क्यों नहीं भाई मेरे घर में। तो आपने विल पावर से डिसीजन लिया कि यार मेरे घर में यार ये
ऐसे 10 तरह के रंग बिरंगे फूल होने चाहिए। हम्म, तो आप अभी भी मार्केट गए, मतलब इमीडिएट सोचा भी, ठीक है। एक्शन भी लिया, Right. मार्केट गए, बीज लाए, गमले भी लेके आ गए, पानी हम्म, भी डालना शुरू कर दिया, हम्म, तो अब भैया 4-5 महीने में आपके घर में फुलवारी तो आनी है ना। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ओके, तो आदमी की सबसे बड़ी ताकत है ना कि ही हैज पावर टू चूज नाउ। ओके। अभी जो चुनाव करने की जो क्षमता है ना, उसके लिए वो होश में नहीं है। यानी कि सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड कर रहा नेचुरल बात है। किसको पड़ी है, किसको पड़ी है? हर आदमी को समझना चाहिए कि यूनिवर्स इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू। है। यूनिवर्स कहता है भैया तुम्हारी जिंदगी है, मुझे तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एग्रीकल्चर लैंड हूँ जी। आप नीम के बीज डालोगे तो इतनी बढ़िया कड़वी फसल दे दूंगा जी, मजा आ जाएगा कड़वापन देख के। और अफीम की डालोगे तो अफीम की, और आम की डालोगे तो आम की जी। ओके, यूनिवर्स कहता मुझे क्या भैया, बीज Right. तुम्हारे। आप जरा सोचो, ओसामा बिन लादेन ने नेगेटिव, इतनी इंटेंस नेगेटिविटी के साथ 2 ट्विन टावर गिराऊं करके सोचा, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक पाई? नहीं, इंटेंशन किसी का भी स्ट्रांग होने दो, यूनिवर्स उसकी मदद करती है। एवरेस्ट पे चढ़ना है, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। राइट। अर्निमा चौधरी, टांगे नहीं है उसकी, 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ गई, किसी ने रोका? नो, क्यों? शी डिसाइडेड। मिल्खा सिंह ने कहा ओलंपिक में जीतना है जी, तो जीत गया ना। क्यों? नोबडी इज होल्डिंग यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो ये हर आदमी को समझना चाहिए कि भाई यूनिवर्स को क्या पड़ा है। देखिए, हजारों टीवी चैनल चल रहे हैं, राइट। तो अगर आप कहते हो साहब मेरे टीवी चैनल में ये वाले मेरे सब आने चाहिए, क्या बोलते हैं, अलग अलग Selective चैनल, channel सारे होने चैनल आने चाहिए, तो भैया उसके ट्रांसमीटर फिट करो ना। तो अल्टीमेटली हर आदमी को समझना कि मालूम है, वी आर द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। हम हर चीज के चुंबक है इस संसार में, राइट। ठीक है ना। तो हम तो उसके अनुसार हमारे वाइब्रेशन हम कैच करेंगे ना, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। देखिए, इन व्हाट थॉट फ्रीक्वेंसी वी वाइब्रेट, वी अट्रैक्ट द सेम एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो मैंने कहा ना कि यूनिवर्स को आपके अंदर पड़ी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे इसलिए शायरों ने कहा, हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। मदद है खुदा। वो कहते हैं तू हिम्मत करेगा तो मैं मदद करूंगा, तू नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, ये लोग कहते हैं ना कि हे भगवान मुझको दे दे, तो ऊपर से भगवान कहता है तेरे में दम है तो ले ले। ओके, राइट। तो अल्टीमेटली समझना क्या मालूम है, तू अपने घर में फूल सजा मत सजा, तू घर का इंटीरियर ठीक कर मत कर, तू अच्छे कपड़े पहन, तू घटिया कपड़े पहन, अरे भाई कौन रोक रहा है संसार में? कोई प्रकृति भी किसको interested पड़ी ही है? नहीं। हाँ, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, नेदर न कोई प्लानेट तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, नो, और न तुम्हारा कोई भगवान इंटरेस्टेड है। ओके। किसी को यूनिवर्स में इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे अंदर। सब कुछ तुम्हारा कर्म है। अरे तुम्हारी सोच है, तुम्हारी बिलीफ सोच। तुम्हारे, माइंडसेट तुम्हारे। यानी अगर हमें रिलेशनशिप ठीक करना है तो हमें खुद ही करना होगा। हाँ देखिए, क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, जी, आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल जो कॉमन हर आदमी जानता है कि भारत में दो कैटेगरी मेजर है, एक नौकरी कैटेगरी, एक बिजनेस कैटेगरी। बिल्कुल। आपने नोट किया होगा, ये जितने भी बनिया कैटेगरी है ना, ये मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, ये और अग्रवाल, सब जितने भी गुप्तास, आप देखेंगे ये लोग जनरली ट्रेडिंग करने का माइंडसेट रहता है। हाँ, है ना। राइट। ये बचपन से चाहे पढ़े ना पढ़े, इनका दिमाग रहता है कि यार के बिजनेस करना चाहिए, और ये बिजनेस ही करते हैं। आपने देखा होगा जनरली मैक्सिमम लोग बिजनेस में रहते हैं। तो भाई, और जो नौकरी पेशा माँ बाप होते हैं, उनके बच्चों को सबक क्या मिलता है? बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, जॉब लेनी है, जॉब लेके सिक्योर जाओ। तो अच्छी पढ़ाई करने का मतलब है कि मुझे जॉब करना है, वही तो माइंडसेट बन रहा है ना। राइट। तभी तो वो MBA करना चाहते हैं, डॉक्टर ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो सवाल पैदा क्या होता है कि अल्टीमेटली इट वाज योर, तुम्हारी सोच थी ना भैया, चॉइस भी तुम्हारी है ना भाई। एक बनिया तो पढ़ता तक भी नहीं है, कोई बड़ी एजुकेशन भी नहीं लेता, और ना वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है। आज के जितने बनिए ये मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के बनिए बनते हैं क्या? ये बिजनेस करते हैं क्या? ये तो इनको नेचुरली गिफ्टेड होती है, बोलते लोग कहते हैं, ये बोलते हैं ना बनिया का खून है भाई, लोग तो यूँ बोलते ही हैं। तो फिर सवाल पैदा क्या होता है, ये लोग क्यों पैसा कमा जाते हैं भाई, है? और तुम क्यों नौकरी में लिमिटेड रहती हो भैया? वो तुम्हारी सोच है भाई। सही बात है। तो मतलब क्या है कि इस दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे लेने की ताकत नहीं है, मैं यूं बोलता हूं। देखिए, आपने देखा होगा इस दुनिया में हर आदमी अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है। मैं कहता हूं तुम जिस फील्ड में भी अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ ना भाई, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। आज आप नहीं कहोगे भाई साहब अच्छा डॉक्टर कौन सा है, राइट, अच्छा वकील कौन है भाई साहब, भाई साहब अच्छा प्लम्बर है क्या, अच्छा मैकेनिक है कोई कार का यहाँ पे, भैया ये पानी पूरी कहाँ अच्छी मिलती है, ये छोले भटूरे किसके अच्छे मिलते हैं जी। तो आप तो दुनिया में हर चीज अच्छी पूछ रहे हो ना,
राइट। देखिए मैं अब इतनी जिंदगी 75 ईयर्स की बीत गए जी। आज तक भी मैं बता रहा हूं कि अगर एयर कंडीशनर वाले को बुलाना है, कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, कि कारपेंटर को बुलाना है, कि और किसी को बुलाना है ना, तो 10% थोड़े ठीक ठाक मिले, 90% सब जुगाड़ू। देखा ना आपने? राइट राइट, बिल्कुल। आज भी घर में आते हैं हाँ। तो ठीक है, काम चलाओ जी, ठीक ठीक है जी, करके कुछ भी कुछ कर करा के कर छोड़ के चलेगा चले बस। गए। हाँ। तो कारण क्या है? स्किल के अंदर जाके मास्टरी पैदा करके अपनी वैल्यूएशन पैदा करना और फिर अपनी डिमांड पैदा करना मार्केट में। आज एक डॉक्टर बाईपास का 5 लाख रुपया लेगा और दूसरा 2 लाख ले रहा है, तो तुम 5 लाख के पास ही जाओगे। तो नहीं यार, भले पैसा थोड़ा ज्यादा ले, लेकिन मैं कराऊंगा तो उससे जी। सही बात है, ही इज एक्सपर्ट इन दिस। हाँ, एक्सपर्ट है जी उसमें। तो भैया दुनिया तो पैसा लुटाने को तैयार है। वो कहता पानी पूरी वहाँ 2 रुपया ज्यादा लगता है, लेकिन जाऊंगा तो वहाँ जी। सही बात है, है? क्वालिटी तो अच्छी क्यों? क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कोई रोकता नहीं है, लेकिन वी डोंट क्रिएट दैट एक्सपर्टाइज और स्किल और टैलेंट जो हमारे अंदर हमें, और हर आदमी में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता है ना, तो उसको अगर आप डेवलप करो ना तो ऑटोमेटिकली पैसा आने लगता है। देखिए मैं यूं कहता हूं, धन, सम्मान, पैसा, ये अवार्ड्स, ये सब परछाइयां है। ओके। अब परछाई को मत देखो कि कितनी लंबी चौड़ी हो रही है। बिकॉज ऑफ यू योर शेडो इज बीइंग क्रिएटेड। तो तुम अपने आप को पॉलिश करो ना भाई, अपने आप को माजो ना हर पल। राइट। किसी भी फील्ड में हो बिल्कुल। तो उसके अंदर और ज्यादा क्या। देखिए आपने नोट किया होगा, जैसे लोग जॉब ज्वाइन करते हैं ना, या कोई सरकारी नौकरी, स्पेशली बता रहा हूँ, सॉरी सरकारी नौकर भाई, के लर्निंग और क्रिएटिविटी ये दोनों उनकी खत्म हो जाती है। यानी कि जिस आदमी की लर्निंग कैपेसिटी, क्या वो जाके और स्टडी करता है कि मैं मेरे जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ? वो तो गवर्नमेंट जॉब में आती सोचता है सिक्योरिटी हो, सिक्योर हो गया जी मैं तो, बस बैठ जाओ आराम से, अब आराम से काम करेंगे। तो सवाल क्या पैदा होता है, यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप क्रिएटिविटी। तो जहां लर्निंग और क्रिएटिव बंद हो गई, वो तो मर गया, बूढ़ा हो गया, तालाब हो गया वो तो। यानी जहां सेटिस्फेक्शन हो गया वहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये एक प्रकार की एक इन कैपेबिलिटी है। मतलब आपने आपके जीवन को आप उसकी जो बहती हुई धारा को रोक रहे हो, आपके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर ही निकाल पा रहे हो, आप लिमिटेशन में जीवन को जी रहे हो आप। तो भाई जीवन किसको कहते हैं? मरते दम तक लर्निंग करते रहना और मरते दम तक क्रिएटिव बने रहना, इसी को कहते हैं जवानी। अगर तुम 90-100 साल की उम्र में भी तुम क्रिएटिव और लर्नर हो ना, तो यू आर ए यंग मैन। राइट। इस तरह से तो मैं, देखिए मेरे भी जीवन में है ना, मैं आज तक भी मैं इस तरह से जीता हूं कि आई डोंट नो। लोग कहते हैं ना, और लोग क्या समझते, थोड़ा सा ज्ञान क्या प्राप्त कर लिया, आई नो, मुझे सब पता है। हाँ, तो ये जिस दिन आ गया ना, इसका मतलब है कि नाउ आई विल स्टॉप एंड आई विल नॉट लर्न एनीथिंग। मुझे आपके उपदेश की भी जरूरत नहीं जी। राइट। समझे ना? लेकिन जब ये आदमी कहता है आई डोंट नो, आई हैव टू लर्न मोर, तो देन यू आर ओपन, देन यू आर यूनिवर्स, मैं यूं कहता हूं। राइट। है ना? तो इस तरह से क्या होता है, आई नो बोलने वाला एक कमरे में बंद हो जाता है और आई डोंट नो वाला यूनिवर्स के साथ फैल जाता है। राइट। ये सबसे बड़ा फर्क होता है। तो इसीलिए राइट, ऑलवेज कीप लर्निंग। चाहे आप बूढ़े हो जाओ, रिटायर्ड भी हो जाओ ना, तो कीप लर्निंग। क्यों? दैट इज व्हाट ह्यूमन ग्रोथ। राइट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा टॉपिक से हल्का सा हटके, कि अगर हम क्या इसके थ्रू हम क्या ये पहचान सकते हैं किसी को भी देख के कि क्या उसके अंदर कुछ परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है? क्या ये हम आंक सकते हैं चेहरा देखते ही? हाँ जी, देखिए क्या होता है, बॉडी में है ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अच्छा। अब जैसे एग्जांपल, अगर आप तो सबसे पहले तो एक बड़े स्तर पे लेता हूँ, मेजर स्केल पे, कि जैसे अगर आपकी बॉडी में अगर आपका पेट आगे आने लग रहा है, मान लो, ठीक है ना, तो समझना कि हार्ट अंदर जा रहा है। अच्छा। पेट आगे आने का मतलब है फैट डिपोजिशन शुरू हो गया ना, वो उसकी इंडिकेशन है ना भाई। राइट। कि आपके पास एक्स्ट्रा फिक्स्ड डिपॉजिट आ रहा है, तो आपका इंडिकेशन आ रहा है कि वो अब डिपॉजिट हो रहा है, तो थोड़े दिन तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर बाद में तो और कहीं जाएगा, क्योंकि सप्लाई कंटिन्यू है। तो एक तो वहां से पता चलने लगता है। औरतों में भी देखिए, आपने देखा होगा 25 साल तक है ना, हम तो बड़े स्मार्ट और फिट रहते हैं। फिर एक 30-40 साल के बाद में आपने महिलाओं को भी देखा होगा, आदमी को देखा होगा कि धीरे धीरे उनका जो आकार है ना, वो चेंज होने लगता है, कुछ फैलने लगता है, फैलने अलग अलग ढंग से फैलते हैं लोग। यानी कि जिसको मैं कहता हूँ फ्लोर्स, जैसे वो बोलते हैं ना, जिसको कहते हैं इलीगल फ्लोर्स आजकल जैसे मकानों में हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा बालकनी निकाल दी ऐसे। तो आप देखोगे कि
ये जो फैलाव है ना, जरा सा भी बॉडी में अगर आपके आ रहा है ना, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में जा रही है, आप ओवर ईटिंग के शिकार हो रहे हो। ओके। जमा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि एक्सेस से इसलिए जमा हो रहा है ना, वो आपके बिल्डिंग को शो कर रहा है ना, बिल्डिंग शो कर रही है आपकी, राइट। ठीक है? तो यहाँ से पहचान शुरू कर देनी चाहिए। ओके, लेकिन कुछ अंदरूनी बीमारी, अंदरूनी भी, हाँ, नहीं, अंदरूनी बीमारियों का क्या होता है, अभी जैसे इंटरनल जो ऑर्गन्स में फैलाव आता है ना, उसका अच्छा। सबसे पहले मैक्सिमम तो चेहरे से पता चल जाता है कि आपके चेहरे पे देखिए, अगर आपने देखा होगा कई लोगों को 35 या 40 के बाद में ना, या कई बार अर्ली एज में भी दिखता है, उनके ना यहाँ पे लाइनें आने लगती है। अगर यहाँ पे ये जो आईब्रोज जो है ना हमारी, इसके एक लाइन यहाँ पे आ रही है, अच्छा, ऐसे, हाँ। और एक लाइन यहाँ पे आ रही है, इस तरह से, तो कभी किसी को यहाँ आती है, एक आती है, किसी को दोनों भी आती है। तो ये दोनों आने के पीछे रीजन क्या होती है कि जो लोग क्या कहते हैं कि हर चीज को ना सोचते शक की निगाह से देखते हैं, ओके, डाउट करते रहते हैं, तो वो सारे दिन आपने देखा होगा वो ऐसे यूं करते रहते हैं। हाँ, देखिए, नहीं, पर लोग ये नहीं जानते कि हमारे चेहरे के हाव भाव हमारे पर्टिकुलर अंग पे असर डाल रहे हैं, उसको श्रिंक कर रहे हैं। द मोमेंट यू श्रिंक, आप ऐसे करते ही उसका असर सीधा गट्स पे पड़ता है। ओके, ये लोग नहीं जानते कि चेहरा पूरा का पूरा हमारा नीचे के डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। ओके, अभी अच्छा, तो अब खैर एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि आपका अगर ऐसे यहाँ पे एक लाइन आ रही है ना, आपके अगर आपके राइट साइड में आ रही है, तो समझना आपका लीवर ओवर स्ट्रेस कर रहा है। देखिए, एक लाइन का फॉर्मेशन कब आता है मालूम है? जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ रहा होता है, नर्वस सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ओके, तब जाकर वो लाइन आती है। ओके। अगर कोई पामिस्ट्री जानता है तो वो अच्छी तरह जानेगा कि पहले वो लाइन नहीं थी, लेकिन स्ट्रेस पड़ने से ब्रेन पे या बॉडी पे वो लाइन वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो गई। तो पामिस्ट भी कहेगा तेरे ये अंग में कुछ गड़बड़, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आने लग रही है यार, ओके, क्योंकि तेरे अंदर आइलैंड बन रहा है, तेरे पे ये बन रहा है, सब बोलेगा ना। क्यों? उसने स्ट्रेस डाला। तो ये दोनों जो है ना, एक लीवर की है राइट साइड की, और इस साइड की जो है वो स्प्लीन की है। स्प्लीन यानी कि प्लिया, जो हमारा खून बनाती है हमारा, तो वो रेड ब्लड सेल बनाती है, इम्यून सिस्टम में काम करता है स्प्लीन हमारा, है ना। तो इसके लिए तो ये दोनों चीजें उसकी ओवर स्ट्रेन हो रही है, ये उसका इंडिकेटर है, ठीक है। और अगर किसी को अगर मान लो कि आंखों के नीचे अगर यहाँ पे कोई दो तरह की चीजें होती है, या तो वो अंदर चली जाती है, जैसे बोलता है ना बहुत काली काली होने लग जाती है, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि तू नींद नहीं ले रहा भैया, तू खाना ढंग से नहीं खा रहा है, यानी खाना हजम नहीं हो रहा है, उसको ब्लड नहीं उसको बन रहा है उसके अंदर, वो यूं कहेगा ना, इस तरह की बात है, ठीक है ना। तो इसी तरह तो ये है ना, कोई डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। और बॉडी में बहुत तरह की डेफिशिएंसी क्रिएट कर रही है, नींद नहीं, और इसको भूख नहीं लग रही है, ये टाइम से और टाइम से बंधा हुआ नहीं है, ये आदमी अस्त व्यस्त लाइफ को जी रहा है, तो ये उसका इंडिकेटर होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि किडनी, ये सब किडनी से कनेक्टेड है ना दोनों हमारी, तो उसके कारण हमारी किडनी इस वक्त जो है वो एक डिप्राइव हो रही है, ये समझ लो एक प्रकार से, तो उसका इंडिकेटर है। और अगर किडनी सूज रही है, वहाँ पे वो ब्लॉक हो रही है, तो फिर यहाँ पे पफीनेस आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो पफीनेस का मतलब है आपकी किडनी में सूजन आ रही है। ओके, हाँ, और वही पफीनेस अगर और बढ़ गई तो फिर पाँव में सूजन, हाथ में सूजन, चेहरे पे सूजन भी आने लग जाती है। तो इसके लिए क्या करें, मतलब थोड़ा टेंशन फ्री रहे और रिलैक्स रहे? नहीं, देखिए क्या होता है कि ऐसे तो देखिए अभी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक मेजर चीज और बता देता हूँ, फिर मैं इसके बाद में बताता हूँ। देखिए, आप किसी भी आदमी के बॉडी को जैसे आप मिलते हो ना, अगर आप उसके गर्दन को देखोगे ना, तो अगर उसको डबल चिन आ रही है ना, तो समझना कि उसके हार्ट पे असर पड़ रहा है। अच्छा, डबल चिन जो आ रही है, पर दिल का वो राजा आदमी है, okay. वो अच्छा आदमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके डबल चिन आने का मतलब है एक्स्ट्रा फैट उसकी डिपोजिशन में आ गई है। okay. और सबसे डेंजरस जो चीज़ है ना, जो बड़ी बीमारी का बाद में लाने वाला है, वो है गर्दन में बड़े बड़े चूड़ियाँ आना। अच्छा। आपने देखा होगा कई लोगों के गर्दन में ना ऐसे ऐसे लाइनें आ रही होती है, आप कभी भी नोट कर लेना। तो उनके गर्दन में जो लाइनें आ रही होती है ना, गर्दन के पीछे ऐसे गद्दी बढ़ रही होती है, ये सब अच्छी नहीं होती। ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाले का संकेत है अपने आप में, ठीक है ना। अब कोई कह के कैसे ठीक करना है, कैसे करना है? तो मैं कहता हूँ भैया, आप पहली बात तो ओवर ईटिंग कर रहे हो ना, तभी तो जमा हो रहा है ना।
राइट। तो आप अपनी एक्सरसाइज हेल्थ पे देखिए, भी ध्यान पहली नहीं बात दे तो रहे। आज के युग में आज आप इतनी मेहनत तो करते नहीं हो, आप मेंटल वर्कर हो गए हो, कोई फिजिकल वर्कर तो ज़्यादा रह नहीं गए। तो भैया इतना अनाज, दालें, नॉनवेज और सब जो खा रहे हो, उतनी बॉडी की 50% भी नीड नहीं है भाई, इसलिए ओवर स्ट्रेन होकर टूट रहे हैं और जमा हो रही है। ओके। तो आप जैसे ही जो अन्न दाल खा रहे हो कि नॉनवेज खा रहे हो कि जो भी आप खा रहे हो, आप उसको 50% कट कर दो इमीडिएटली। ओके। मैं 4 रोटी खाता हूँ, मैं 2 खाऊंगा। ठीक है। मैं इतने चावल खाता हूँ, मैं इतने खाऊंगा, मान लो। ठीक है। तो धीरे धीरे अच्छा उसकी जगह करना क्या, देखिए बॉडी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बॉडी में वेट बढ़ने नहीं देती, और वो क्या है, फ्रूट्स है, सैलड्स है, स्प्राउट्स है, और नट्स और सीड्स भी जो होते हैं ना, ये भी बॉडी में एंटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ओके। ये बॉडी में कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देते, ये अच्छे एचडीएल बढ़ाते हैं। ओके। ये मतलब ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। राइट। तो आप इनको भी खा लो तो वेट नहीं बढ़ेगा कभी, चाहे 1 किलो बादाम खा लो डायरिया हो जाएगा, लेकिन अच्छा। वेट नहीं बढ़ेगा। अरे वाह। आप 500 केले खा लो और इतनी शुगर है, लेकिन बॉडी में वेट नहीं बढ़ेगा 1% भी। अच्छा। आप 10 आम खा लो, वेट नहीं बढ़ेगा। ओके। हाँ, लेकिन आप प्रोसेस फूड खा लो, मैदा खा लो, तला हुआ खा लो, तो फिर वेट उससे एक ब्रेड से भी बढ़ जाएगा। राइट। तो कोशिश करें कि मैं अपने शरीर को एक तो डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो, तो मैं ये मशीनों में और आग में जाके बर्बाद होके जो प्रोसेसिंग में चला गया, जैसे मैदा है या बहुत ज़्यादा कुक फूड खा रहे हैं, बहुत तला हुआ खा रहे हैं, जिसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है, ऐसा खाना मैं क्यों खाऊं? राइट। समझे ना? तो इस तरह से कोशिश करो कि मैं होलसम अनाज खाऊं, होलसम फूड खाऊं। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, अगर भूख से खाओगे तो ही पचेगा, वरना पेट में सड़ेगा, सिंपल सा लॉ है। ओके। यानी क्योंकि- जब भूख लगे तभी खाओ। क्योंकि बॉडी ने मांगा नहीं और आपने दिया, तो बॉडी कहती सॉरी आई वाज नॉट रेडी टू प्रिपेयर टू डाइजेस्ट। तो जाके पेट में फर्मेंट होता है, फिर उसी से एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है। सर तो बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि कहते हैं हम सब कुछ खाते हैं लेकिन फिर भी फिट है। नहीं नहीं, देखो क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या होता है कि शरीर जो है ना हमारा, क्या कहते हैं, जब तक एक एनर्जी हाई लेवल पे रहती है ना, तब तक बॉडी में जब आप युवा जानते हैं, युवा अब कॉलेज में हाँ, करते हैं, young। मर्जी आए वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खाना कुछ नहीं नहीं खा रहे हैं, होता। नॉन खा रहे हैं। तो देखिए बॉडी में जब तक एनर्जी की वो टॉलरेंस पावर है ना, तब तक उसको वो पचाती रहती है, उसके एसिड को, Okay। पीएच वैल्यू को भी ठीक करती रहती है। लेकिन जैसे से वो समय के साथ साथ उसका वो डाउन होने लगेगा ना, तब फिर वो डिजीज अपीयर होने लगती है। ओके। देखिए बॉडी, हर आदमी को समझना चाहिए, शरीर बीमार नहीं पड़ने के लिए लड़ाई लड़ता है और आदमी बीमार करने के लिए लड़ाई लड़ता है। राइट। ये फर्क है बस। क्या बात है सर, मतलब ये है आज आपकी फिटनेस का राज, अब बिल्कुल। पता लगा। चलिए, बहुत ही सर आपसे ज्ञान मिला हमें, और आई थिंक सब लोगों की भी बहुत ही मदद हुई होगी। और सर मैं तो बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी नॉलेज दी, और आपकी इस नॉलेज से सब लोगों का भी भला हो जाए। और सर के पास तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में और कैसे पुनर्जन्म में जाया जाता है, इन सब के बारे में भी पूरा ज्ञान है। तो अगले पॉडकास्ट में हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द हमें टाइम दें, ताकि हम जो है उनके इस रिलेटेड भी बातें करें। जरूर जरूर करेंगे। तो मेरा भी बहुत बहुत सबको शुभकामना, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब लोग रेकी सीखें। मैं फ्री में सिखा रहा हूं भाई, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे भी मैं डाल देता हूं, हमारे हर 15 दिन में वर्कशॉप चलती रहती है। आप ज्वाइन करें, सारा परिवार सीखें, नौकरों को भी सिखाएं, ताकि आप दवाओं से, ये बीमारियों से, डॉक्टरों से बच सके। बस मेरा ये पर्पस। सर मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ सर, जल्द से जल्द। बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके। जी जी जी। नमस्कार। और आप लोग भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। सर के ये सारे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए सर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सबको।